brought to you by Hire and ITIL. चार साल की एक लड़की रेफ्यूजी कैंप में अपनी माँ के साथ रहती है। एक दिन खेलते खेलते लड़की को संतरे का एक पेड़ दिखाई देता है। रेफ्यूजी कैंप में संतरे मुश्किल से मिलते थे। बालमन ने मासूमियत में एक संतरा तोड़ लिया। घर जाकर के माँ को दिखाया तो माँ ने पूछा कि ये कहाँ से लेकर के आई। लड़की ने बताया कि पेड़ से लेकर के आई। तब माँ को एहसास हुआ कि उसकी बेटी पड़ोसी के पेड़ से संतरा लेकर के आ गई है। ये चोरी थी, लेकिन बच्चे को ये समझाया कैसे जाए। तब उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटी ये हमारी ज़मीन नहीं है, तुम्हारे हिस्से के संतरे तुम्हारे अपने देश में हैं। 4 साल की उस लड़की को उस दिन पता नहीं था कि देश क्या होता है, लेकिन उस दिन के बाद उसने कभी संतरे को हाथ तक नहीं लगाया। जब वो बड़ी हुई तब उसे एहसास हुआ कि जिसे माँ अपना देश कहती थी वो अपना नहीं है। अपने हिस्से के संतरे हासिल करने के लिए फिर एक रोज़ उस लड़की ने बॉम्ब उठाया और बन गई दुनिया की पहली महिला हाईजैकर। ये कहानी है लैला खालिद की। लैला खालिद जो एक पक्ष के लिए आतंकवादी है और दूसरे पक्ष के लिए क्रांतिकारी है। इस तराजू में अपना कोई बाट नहीं है, लेकिन इतना सच है कि हाथ में गोलियों की अंगूठी, सिर पर केफिए और हाथ में AK-47 थामे हुए लैला की ये तस्वीर 1970 के दशक में फ़िलिस्तीन रेजिस्टेंस मूवमेंट का सबसे बड़ा सिंबल बन गई थी। क्या थी लैला खालिद की कहानी? कैसे बनी वो प्लेन हाईजैक करने वाली पहली महिला? और उसे प्लास्टिक सर्जरी क्यों करवानी पड़ी? ये सब जानेंगे हम आज के एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी पहली महिला हाईजैकर लैला खालिद की। 29 अगस्त 1969 की तारीख, दोपहर का समय, इटली की राजधानी रोम के एक हवाई अड्डे से फ्लाइट TWA 840 उड़ान भरने वाली थी। इसकी मंजिल थी इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट। इंतज़ार कर रहे यात्रियों में एक नाम था लैला खालिद का। उड़ान से पहले लैला पसोपेश में थी। उसके बगल में एक शख्स बैठा हुआ था, अमेरिकी शख्स। और लैला को जब पता चला कि ये अमेरिकी आदमी 15 साल बाद अपनी माँ से मिलने जा रहा है, उसका मन हुआ कि वो उसे उतरने के लिए बोल दे, लेकिन लैला ने ऐसा नहीं किया। आज दिल में दया का हर भाव जो भी उसके दिल में आता उसको वो दबा देना चाहती थी। वो वेटिंग लाउंज में बैठी थी। उसके आसपास एक और शख्स मंडरा रहा था, सलीम इसावी उसका नाम था। दोनों सहयोगी थे, साथी थे, लेकिन फ्लाइट में चढ़ने से पहले दोनों ने आपस में बिल्कुल बात नहीं की, एक दूसरे की ओर देखा तक नहीं। कुछ देर बाद प्लेन के टेक ऑफ का टाइम हुआ। टेक ऑफ के बाद एयर होस्टेस खाना लेकर के आई, लेकिन लैला ने खाना लेने से इनकार कर दिया। उसने एयर होस्टेस से कहा कि उसे ठंड लग रही है, इसलिए उसे एक कंबल और एक कप कॉफ़ी चाहिए। कॉफ़ी पीने के बाद उसने कंबल को ओढ़ा और अपनी सीट पर पसर गई। फ्लाइट में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन बाहर से कंबल के अंदर लैला अपने कपड़े टटोल रही थी। कमर में उसने एक पिस्टल और एक हैंड ग्रेनेड छुपा रखा था। ये वो दौर था जब प्लेन यात्रा के लिए इतनी चेकिंग नहीं होती थी जैसी आज होती है, इसलिए लैला हथियारों को लेकर के आराम से प्लेन में चढ़ गई। उसने कंबल हटा करके पिस्तौल निकालने की कोशिश की, तभी एक शख्स तेजी से सीट के बीच से गुजरा और सीधे कॉकपिट में घुस गया। ये सलीम इसावी था, लैला का साथी। इसावी ने सीधे जाकर के पायलट की कनपट्टी पर पिस्तौल तान दी और अब लैला की बारी थी। जल्दबाजी में उसने उठने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में, इस जल्दबाजी में उसकी पिस्तौल जमीन पर गिर गई। हैंड ग्रेनेड अभी भी उसके हाथ में था। प्लेन में बैठे सभी लोग जो अब तक भौचक्के थे, इस नज़ारे को देख रहे थे, उन्हें समझ में आ गया कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। लैला खालिद और सलीम इसावी ने प्लेन अपने कंट्रोल में ले लिया। वे क्या चाहते थे अब तक किसी को पता नहीं था। उन्होंने पायलट को कोई निर्देश भी नहीं दिए। पायलट पहले की तरह बेन गुरियन एयरपोर्ट की तरफ उड़ान भरता रहा। इधर इजराइल में अब तक सबको प्लेन हाईजैक की खबर लग चुकी थी, इसलिए इजरायली सैनिक हवाई अड्डे पर पहुंच गए, लेकिन प्लेन लैंड नहीं हुआ। वो सीरिया की राजधानी दमिश्क की ओर बढ़ गया। रास्ते में इजराइल का हाइफा पड़ता था। यही वो जगह है जहां लैला खालिद के हिस्से के संतरे रखे हुए थे, उसकी अपनी जन्मभूमि। आसमान से उसने अपने शहर को देख करके 2 पल के लिए वो भूल ही गई कि वो एक हाईजैक की स्थिति में है। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे कोई अबोध बच्चा अपनी माँ को काफ़ी सालों के बाद देख रहा हो।
लैला खालिद ने बाद में 1973 में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी माई पीपल शैल लिव नाम से। इसमें उन्होंने हाइफा शहर के बारे में लिखा और वो लिखती हैं कि चिलचिलाती धूप में एक ऐसा तट जिसे समुद्र सहलाता है और पहाड़ आलिंगन करते हैं, ऐसा है हमारा हाइफा शहर। लेकिन फिर भी मैं एक नागरिक के तौर पर इसकी धूप में नहीं बैठ सकती, इसकी साफ हवा में सांस नहीं ले सकती, मुझे यहाँ अपने लोगों के साथ रहने की अनुमति नहीं है। यूरोपीय ज़ायनिस्ट मेरे शहर में रहते हैं क्योंकि वे यहूदी हैं और उनके पास शक्ति है। मैं और मेरे लोग बाहर रहते हैं क्योंकि हम शक्तिहीन फ़िलिस्तीनी अरब हैं, लेकिन हम लोगों के पास भी एक दिन इतनी शक्ति होगी कि हम फ़िलिस्तीन को दोबारा पालेंगे और फिर इसे अरबों, यहूदियों और स्वतंत्रता के प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाएंगे। लैला ये सब महसूस ही कर रही थी कि इजराइल हरकत में आ गया। 3 मिराज विमान हाईजैक्ड फ्लाइट के दोनों तरफ उड़ने लगे। यात्रियों को डर था कि कहीं वो हमला ना कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस दौरान लैला ट्रैफिक कंट्रोल से 1-to-1 बातचीत कर रही थी। उसने ट्रैफिक कंट्रोल से कहा कि वे अब इस फ्लाइट को TWA 840 ना कहें, बल्कि इसका नया नाम अब है PFLP फ्री अरब पैलेस्टीन, फ्री अरब फ़िलिस्तीन। PFLP यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन। ये फ़िलिस्तीन का राष्ट्रवादी संगठन है जिसे अमेरिका और यूरोप के देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसा आपको पहले बताया कि लैला खालिद प्लेन को दमिश्क ले जाना चाहती थी। प्लेन दमिश्क पहुंचा, दमिश्क में लैंड हुआ। यात्रियों को लगा कि लेन देन के बाद शायद अब उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन तभी कॉकपिट से लाउडस्पीकर पर एक अनाउंसमेंट होता है, गेट आउट, देयर इज़ अ बॉम्ब इन द प्लेन। प्लेन में एक बम है। दरअसल सलीम ईसावी ने विमान के कॉकपिट में विस्फोटक लगा दिया था। किस्मत से विस्फोट से पहले ही सारे यात्री प्लेन से बाहर निकल गए। इसके बाद कॉकपिट में लगा बम फटा, जिससे आधे प्लेन के परखच्चे उड़ गए। इसके बाद सीरियाई अधिकारियों ने लैला और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। लैला का मकसद पूरा हो चुका था। वो इस हाईजैकिंग के जरिए दुनिया का ध्यान फिलिस्तीन की तरफ खींचना चाहती थी। ऐसा हुआ भी। इस घटना से लैला दुनिया भर में फिलिस्तीन मुद्दे की पोस्टर गर्ल के तौर पर छा गई। लैला को मात्र 3 हफ्ते बाद रिहा भी कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसकी गिरफ्तारी हुई थी सीरिया में और उस समय सीरिया सहित कई अरब देश फिलिस्तीन के समर्थन में थे। वो आतंकवादी कार्रवाइयों को इजराइल के खिलाफ संघर्ष के हिस्से के रूप में देखते थे। PFLP को भी कुछ अरब देशों का समर्थन मिला था। रिहाई के बाद लैला कहाँ अंडरग्राउंड हुई, किसी को पता नहीं चला। क्या लैला खालिद की कहानी यहाँ खत्म हो गई? जवाब है नहीं। लैला खालिद एक बार फिर से पिक्चर में आती है सितंबर 1970 में। अब तक उसका रूप, रंग सब कुछ बदल चुका था। लैला ने अपने चेहरे की 6 सर्जरी कराई ताकि उसका चेहरा बदल जाए। ऐसा क्यों किया? लैला खालिद ने प्लेन हाईजैक किया था इजराइल से बदला लेने के लिए, लेकिन उसकी लड़ाई सिर्फ इजराइल से ही नहीं थी। वो PFLP की मेंबर थी और इस संगठन की दुश्मनी इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन से भी चल रही थी। जॉर्डन से क्यों चल रही थी? क्योंकि इजराइल के गठन के बाद हजारों फिलिस्तीनी वासियों ने जॉर्डन में शरण ली थी। यहीं से वे अपना रेजिस्टेंस मूवमेंट बिल्ड कर रहे थे। लेकिन ये बात जॉर्डन के राजा किंग हुसैन बिन तलाल को मंजूर नहीं थी। राजा हुसैन PFLP को अपनी सरकार के लिए खतरा मानते थे, लिहाजा जॉर्डन सरकार और PLFP के बीच ठन गई। किंग हुसैन से बदला लेने के लिए या उन्हें सबक सिखाने के लिए PFLP एक बड़े कदम की फिराक में थी और इसके लिए उन्होंने अपनी सबसे काबिल सोल्जर को जिम्मा सौंपा। इस काम में हालांकि एक दिक्कत थी। लैला खालिद को दुनिया पहचान चुकी थी, इसलिए बाहर आने पर उसे आसानी से पकड़ा जा सकता था। लैला किसी भी कीमत पर मिशन को पूरा करना चाहती थी, इसलिए उसने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपना हुलिया ही बदल लिया। 4 सितंबर 1970 लैला खालिद एक बार फिर दुनिया के सामने आई। जर्मनी के स्टटगर्ट शहर में उसकी मुलाकात पैट्रिक आर्ग्यूलो से हुई। 2 दिन बाद दोनों एम्स्टर्डम गए। पैट्रिक अमेरिका के निकारागुआ का रहने वाला वामपंथी छात्र था और फिलिस्तीन मूवमेंट का समर्थक था। लैला से उसकी ये पहली मुलाकात थी। एम्स्टर्डम में ये दोनों न्यूयॉर्क जा रहे इजरायली एयरलाइंस के ELAI 219 बोइंग 707 विमान में सवार हुए। लैला दूसरी बार प्लेन हाईजैक करने वाली थी। इस बार उसे 1 से ज़्यादा साथियों की ज़रूरत थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। लैला ने शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी जिसमें नक्शा छिपा करके रखा उसने एक ख़ास तरह की ब्रा पहनी हुई थी जिसमें उसने 2 हैंड ग्रेनेड छिपाए। प्लेन टेक ऑफ होने के बाद जैसे ही उसने कॉकपिट की ओर झपट्टा मारा, पायलट ने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया, मानो उसे पहले से ही अनहोनी का अंदेशा था। इतने में विमान में सवार मार्शलों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। पैट्रिक के पैर में गोली लग गई।
लैला ने पायलट को धमकी दी, दरवाज़ा खोलो वरना ग्रेनेड का पिन मैं खोल दूंगी। पायलट स्मार्ट था, उसने तुरंत प्लेन को नीचे की तरफ डाइव कराना शुरू कर दिया। इससे सीट बेल्ट पहने हुए यात्रियों को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लैला ज़मीन पर गिर पड़ी। लैला को भीड़ ने दबोच कर पीटना शुरू कर दिया। लैला और उसके साथी को बंधक बना लिया गया। प्लेन जब लंदन पहुंचा वहां उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। अपनी किताब में लैला बताती हैं कि एयरपोर्ट पर मैंने पैट्रिक के जख्मी पैर को देखा। मुझे अंदाज़ा था कि शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, इसलिए मैंने उसके होठों को चूम लिया। ये उसको मेरा आखिरी सलाम था। लैला खालिद को लंदन में एक पुलिस स्टेशन में ले जाया गया जहां अगले कुछ दिनों तक उससे पूछताछ होती रही। इस बीच उसके साथी कुछ और प्लेन हाईजैक करने में सफल हो गए। इन सभी को जॉर्डन ले जाया गया। यात्रियों की रिहाई के बदले PFLP ने लैला और दूसरे फिलिस्तीनी बंधकों की रिहाई की मांग रखी। 24 दिनों तक ब्रिटिश जेल में रहने के बाद 1 अक्टूबर 1970 को लैला खालिद को रिहा कर दिया गया। खास बात यह है कि लैला जितने भी दिन ब्रिटिश पुलिस की गिरफ्त में रही, आनंद से रही। उसने जेल में टेबल टेनिस खेला, सुरक्षा गार्डों से उनके घर परिवार के किस्से सुने। इतना ही नहीं, उसने एक दिन जेलर से मजाक में कहा कि वो अपने साथ मिडिल ईस्ट का सनी वेदर लेकर के चलती है। लैला का जुड़ाव वहां ऐसा बना कि रिहाई के बाद उसने क्रिसमस पर जेल कर्मचारियों को कुछ कार्ड भी भेजे। आगे क्या हुआ लैला का? इजराइल लंबे समय तक लैला को ढूंढने में लगा रहा। वो लगातार खुद की लोकेशन बदलती रही। वो आर्म्ड स्ट्रगल में विश्वास रखती थी, लेकिन 1973 आते आते सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद हो गई थी कि PFLP ने हाईजैकिंग का कॉन्सेप्ट ही अपनी नोटबुक से हटा लिया। लैला इसके बाद भी दूसरे तरीकों से फिलिस्तीन रेजिस्टेंस मूवमेंट में भूमिका अपनी निभाती रही। PFLP में उन्हें भेदभाव का सामना भी करना पड़ा। लैला मूवमेंट का चेहरा थी, लेकिन पार्टी का एक गुट उनका नेतृत्व नहीं चाहता था क्योंकि वो महिला थी। लैला ने इस मुद्दे को भी खुल करके उठाया और लड़कियों को भी इस मूवमेंट से जोड़ा। लैला महिलाओं के अधिकार से जुड़े मूवमेंट को UN तक लेकर के गई, लेकिन उनके लिए फिलिस्तीन का मुद्दा हर मुद्दे से हमेशा सबसे ऊपर रहा। शायद बचपन के एक वादे के चलते। एक इंटरव्यू में वो बताती हैं कि अगर कभी उन्हें हाइफा जाने का मौका मिला तो वो सबसे पहले अपना घर देखने जाएंगी कि क्या अब भी वो घर वहाँ पर है, और संतरे के पेड़ के नीचे लेटना पसंद करेंगी। लैला वर्तमान में ओमान में रहती हैं और गाहे बगाहे फिलिस्तीन का मुद्दा उठाती रहती हैं। उनकी कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसका नाम है लीला खालिद हाईजैकर। आप चाहें तो उसे देखें और बताएं कि आपको कैसी लगी। इसी के साथ आज का तारीख का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। ये एपिसोड लिखा था हमारी साथी प्रगति चौरसिया ने। देखते रहिए दी लल्लड़ टॉक।